Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is important topics of peds medicine. तो एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर शॉर्ट स्ट्रेचर जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले भी कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज mellitus, acute diabetic ketoacidosis और rickets. कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले को कैसे डायग्नोस करना है? सबसे पहली चीज़ है मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं. नंबर 2 इसमें ग्रोथ पैटर्न डिले होगा. ओके, यानी इसकी जो हाइट है वो सब नॉर्मल है लेकिन फाइनल हाइट होगी वो नॉर्मल होती है और इसमें आपको फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव देखने को मिलती है. नेक्स्ट इज कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म. कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? पेशेंट लिथार्जिक होगा, एक्सेसिव स्लीपीनेस होगी, हाइपोथायराइडिज्म है, डेट मीन्स मेटाबॉलिक रेट कम है, हाइपोथर्मिया होगा, स्किन ड्राई होगी, मोटल्ट होगी. इसकी जो कराई है हॉर्सनेस वाली कराई आपको सुनने को मिलेगी, अम्ब्लाइकल हर्निया होगा, प्रोलॉन्ग फिजियोलॉजिकल जॉन्डस होगा, कॉन्स्टिपेशन, कोर्स फेशियल फीचर, लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग होगी, फोंटेनेली वाइड ओपन होगी, टोन काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होगी, फीडिंग पुअर होगी, न्यूरो डेवलपमेंट डिलेड होती है. तो ये पॉइंट्स आपने नोट करने हैं. मोटे मोटे पॉइंट्स क्या है? कॉन्स्टिपेशन को नोट कर लेना आप, स्किन मोटल्ट है, अम्ब्लाइकल हर्निया देखने को मिल रहा है, हाइपोथर्मिया है, जॉन्डस है. ओके, तो ये आपने पॉइंट्स नोट कर लेने हैं. इसके बाद नेक्स्ट है डायबिटीज़ mellitus, डायबिटिक कीटोसिडोसिस का. अब इसके अंदर लैब्स में अगर आप ब्लड शुगर लेवल चेक कराओगे तो वो आपको जो रैंडम वाला है तकरीबन 200 या 500 से लेकर 700 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक देखने को मिलेगा. पीएच 7.3 से कम होगी, बाइकार्बोनेट का लेवल 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होगा, कीटोन्स पॉजिटिव आएंगे लैब्स के अंदर. क्लिनिकल फीचर के अंदर पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, वॉमिटिंग, लेथार्जी, वेट लॉस होगा, नॉक्टोरिया होगा, सनकनाइज होगी. इसके अलावा आपको साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन और मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा. इसके अलावा कोस्मल रिस्पायरेशन है जो कि डीप रैपिड हाइपरवेंटिलेशन होती है, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन है और लास्ट में सेरेब्रल एडीमा के साइंस हो गए जिसकी वजह से आपको सीजर देखने को मिलेगा. तो क्या क्या चीज़ें बताइए आपको? मेन एब्डोमिनल पेन आ गया, वॉमिटिंग आती है, पेशेंट सिक लुकिंग होगा, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन होगा. ओके, इसके अलावा रैपिड डीप ब्रीथिंग होगी, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया होगा, वेट लॉस भी हो रहा होगा. नेक्स्ट इज रिकेट्स. ओके, रिकेट्स अभी किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? आपको पता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है. तो आप लैब्स कराओगे तो आपको कैल्शियम कम, फॉस्फेट ज़्यादा और अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा. और आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी? जो कैरेक्टरिस्टिक आपने एक्सरे कराना होता है, रेडियोग्राफ आपने रिस्ट का कराना होता है. तो इसमें क्या होता है? रिस्ट की वाइडनिंग होती है, वहाँ पे कपिंग, फ्रेइंग वगैरह ये आपको देखने को मिलता है. वॉक नहीं कर पाएगा, टांगे टेढ़ी होगी, बो लेग्स है जिसको जीनो वेल्जम कहते हैं, फंटेनाली ओपन होगी, इजी फटीगेबिलिटी है, बोन पेन है. तो क्या क्या चीज़ें आपको बताई? वॉक नहीं कर पाएगा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर यानी काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर काफ़ी कॉमन है, इंटीरियर फंटेनाली ओपन हो गए. ओके, इसके बाद है, इससे रिलेटेड है एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम में भी शॉर्ट स्ट्रेचर होता है लेकिन इसमें नेक ब्रॉड होती है, टॉसिस होता है, कैरिंग एंगल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्यूबिटस वैगस कहते हैं, वाइडली स्पेस्ड हाइपोप्लास्टिक निपल्स होती है, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन होती है, एक्सेसिव पिगमेंटेड निवाई है और हैंड्स और फीट की पफिनेस आपको देखने को मिलती है. ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं नेफ्रोलॉजी के अंदर. नेफ्रोलॉजी के अंदर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वेम्स ट्यूमर, एक्यूट किडनी फेल्योर. पहले स्टार्ट करते हैं एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ओके, तो इसमें आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी होती है? इसमें आपको हीमाचूरिया देखने को मिलेगा, आरबीसी कास्ट होगी यूरिन के अंदर, एजोटीमिया देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, एडिमा होगा, पेरी ऑर्बिटल पफिनेस होगी और जो यूरिन होगा स्मोकी और कोला कलर्ड यूरिन होगा और ये एक इन्फेक्शन के बाद होगा, सोर थ्रोट के तकरीबन 1 से लेकर 4 हफ्तों के बाद. तो क्या-क्या चीज़ें आपने नोट करनी होती है? इसमें आपको फेशियल एडिमा आपको देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, कोका कोला कलर्ड यूरिन होगा, हीमाचूरिया होगा, सोर थ्रोट की हिस्ट्री होगी 1 से लेकर 4 हफ्तों से पहले वाली. ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम. अब जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में माइल्ड प्रोटीन यूरिया था लेकिन इसमें ज़्यादा मैसिव होगा, लाइक 3.5 ग्राम पर 24 आवर्स से ज़्यादा होगा. नंबर 2 एल्ब्यूमिन का लेवल कम होगा जिसकी वजह से प्लूरल एफियन एसाइटिस होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. जनरलाइज्ड एडिमा होगा, स्पेसिफिकली फेशियल पफिनेस, एंकल एडिमा, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग, हाइपरलिपिडेमिया होगा और लिपिड्यूरिया होगा. नेक्स्ट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. अच्छा, आपने मिनिमल चेंज डिजीज बताना होता है, मेनली नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो बच्चों के अंदर होता है. ओके, तो इसके बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर आपने वही ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसके अंदर कौन से वही पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है.
ओके, इसके बाद हम यूटीआई वाला सवाल है। यूटीआई के सवाल में क्या होता है, इन्फेक्शन है तो फीवर होगा। ओके, यूटीआई की वजह से एब्डोमिनल पेन होगा, सुप्रा पीपी प्रेशर हो सकता है, एन्यूरिसिस हो सकता है, डिसयूरिसिस हो सकता है, क्राइंग और मेंस्ट्रुएशन और अर्जेंसी हो सकती है। नेक्स्ट है विम्स ट्यूमर। विम्स ट्यूमर में आपने क्या बात नोट करनी है, बच्चे की उम्र 5 साल से कम होगी। नंबर 2 एब्डोमिनल मास होगा। नंबर 3 ट्रायड होगा, हीमाचूरिया, एब्डोमिनल पेन का और फीवर का। और इसके जो सिनोनिम है, इसका जो दूसरा नाम है वो है नेफ्रोब्लास्टोमा। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं हेमाटोलॉजिकल सिस्टम। अब जो हेमाटोलॉजिकल सिस्टम है और कार्डियोलॉजी है, इनको आपने साथ मिला के पढ़ना होता है। सबसे पहला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको एनीमिया के फीचर देखने को मिलेंगे, लाइक फटीगेबिलिटी है, डिस्निया है। ओके, इसके अलावा पैलर होगा, टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन है। लैब्स के अंदर क्या होगा, एमसीवी कम, एमसीएच कम, एमसीएचसी कम, आरडीडब्ल्यू ज़्यादा होगा। बोन मैरो के अंदर आयरन आपको कम देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया, इसमें से एक आधा सवाल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, इसमें इजी ब्रूजिंग होती है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है, एपिस्टैक्सिस होती है। ओके, तो ये आपने पॉइंट और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज आपको देखने को मिलेगा, तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे। इसके अलावा ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस है। ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस के अंदर क्या होता है, ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस के अंदर आपको लिम्फ नोड की इन्लार्जमेंट देखने को मिलती है। ठीक है। ओके, और इसके अलावा आपको टीबी वाली कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। फीवर और कफ 1 महीने से ज़्यादा का होगा। ओके, तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम नियोप्लास्टिक डिजीज़ या ऑन्कोलॉजी वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो बच्चों के अंदर मेनली एएलएल काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। एएलएल की जो पीक है ना, वो 2 से लेकर 3 साल में होती है, मेल्स में होता है। एनीमिया होगा। ओके, एनीमिया होगा, इसमें आरबीसी के प्रिकर्सर नहीं होते। इन्फेक्शन होगा। ओके, डब्ल्यूबीसी लार्ज हो गए, ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा हो गए, लिम्फोब्लास्ट होगा, ब्लीडिंग हो रही है, इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, एनीमिया होता है। ओके, और इंट्राक्रेनियल टेंशन के साइन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सीज़र हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पैलर वगैरह हो जाएगा। पैटोसप्लीनोमेगाली लिम्फेडिनोपैथी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। बोन्स की और जॉइंट की स्वेलिंग भी आपको देखने को मिलती है। और अगर टेस्टिस में फैल जाए तो वहाँ पे टेस्टिकुलर इन्लार्जमेंट होगा और क्रेनियल पाल्सी होगी। तो उसकी बहुत सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। इसके बाद आ जाओ एएमएल के अंदर। अब एएमएल को और एएलएल को मैंने कहा था 90% के सिनेरियो ना आपके एएलएल से रिलेटेड आते हैं। ओके, लेकिन एएमएल को भी देख लेना। एएमएल में जो एज होती है 15 साल से नीचे की होगी, वही 3 चीज़ें, पैरेलल फटीग, ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें आपको स्पेसिफिक चीज़ें लाइक डीआईसी आपको देखने को मिल सकता है। ऑर्गेनोमेगाली सीएनएस डिजीज़ है। ओके, और इसके जो लोकलाइज्ड मैस है उसको क्लोरोमास कहते हैं। हॉजकिन लिम्फोमा में एज 10 साल से नीचे होती है। लिम्फेडिनोपैथी फर्म लिम्फेडिनोपैथी होती है। सर्वाइकल या सुप्राक्लैविकुलर रीजन को इन्वॉल्व करती है। अगर मीडियस्टियल हो जाए तो ट्रैकियल कंप्रेशन होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्पटम में फीवर होगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। नाइट स्वेट, वेट लॉस होगा। एलर्जी या डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हो सकती है। ओके, तो ये पॉइंट्स आपने नोट कर लेते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट ये भी हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ डिसऑर्डर वाले चैप्टर के अंदर। ओके, तो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर वैसे इन्होंने न्यूरोलॉजी को सेपरेट कर दिया न्यूरोमस्कुलर वाले से। न्यूरोलॉजी के अंदर आपको पता है सेरेब्रल पाल्सी कॉमन है। तो जो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इसमें गोवर साइन पॉजिटिव आता है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव आती है। फेशियल, एक्स्ट्राओकुलर और बल्बर मसल को इन्वॉल्व नहीं करता। लिम्ब गिर्डल में वीकनेस होती है। लोअर गिर्डल के अंदर, पेल्विक गिर्डल के अंदर काफ की सूडो हाइपरट्रॉफी होती है। वैडलिंग लॉर्डोटिक गेट होता है। इसके बाद जीबी सिंड्रोम है। जीबी सिंड्रोम में क्या होता है, जीबी सिंड्रोम में मोटर और सेंसरी पैरालिसिस दोनों देखने को मिलती है। वीकनेस डिस्टल मसल से स्टार्ट होती है। असेंडिंग सिमेट्रिकल पैरालिसिस होती है, डिस्टल लिम्ब से स्टार्ट होती है। ओके, यानी लोअर से लेकर लोअर लिम्ब को इन्वॉल्व करेगा, ऊपर की तरफ आएगा। फेशियल, बल्बर और रिस्पिरेटरी वीकनेस है, उसमें वो देखने को नहीं मिलता। लैब कराओगे तो सीएसएफ में प्रोटीन ज़्यादा होगी। ओके, लेकिन सीएसएफ के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट ज़्यादा नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एल्ब्यूमिनोसाइटोलॉजिकल डिसोसिएशन है। इसके बाद हम आ जाते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, पायोमीन पस से रिलेटेड है। ओके, ठीक हो गया। तो पायोमीन समथिंग इज रिलेटेड टू द पस। ओके, तो आपको इन्फेक्शन वगैरह की हिस्ट्री देखने को मिलेगी। ओके, तो ये आपने नोट कर लेना पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के अंदर। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, ओके, तो ट्यूबरकुलस आपको हिस्ट्री वगैरह देखने को मिलेगी टीबी की। और क्रॉनिक आपको फीवर वगैरह देखने को मिलता होता है, ठीक है, ट्यूबरकुलस के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये जो मेनिंजाइटिस वाला, इसको हम कवर कर लेंगे वहाँ पर। कहने का मतलब है इन्फेक्शियस डिजीज़ वाले में, ठीक है। तो सेरेब्रल मलेरिया के अंदर आ जाते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें अनअराउजेबल बच्चा उठ ही नहीं पा रहा होगा या कोमा होगा 6 घंटों से ज़्यादा का। फिट्स हो गए, पोस्टर्स का अकड़ गया होगा, जिसको ओफिस्थोटोनिक या डीसेरेब्रेट डिकॉर्टिकल रिजिडिटी आ जाती है। ओलिगोयूरिया होगा, रेटिनल हैमरेज होती है, आरएफटी खराब देखने को मिलेगा। इसके बाद फिब्राइल कन्वर्जन या फिट है, 3 महीनों से लेकर 5 साल में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। फीवर 38 से ज़्यादा होता है। सीएनएस के इन्फेक्शन, नॉन सीएनएस इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं
फेब्राइल फीवर आ गया। इसके बाद एपिलेप्सी के अंदर आ जाती है। एपिलेप्सी के अंदर आपके ग्रैंड माल्स 3 तरह के सीज़र आपने पढ़ने हैं, ग्रैंड माल सीज़र, एब्सेंट सीज़र, स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो जो ग्रैंड माल सीज़र है, टॉनिक क्लोनिक फेज़ है। टॉनिक के अंदर क्या होता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है थ्रू आउट द बॉडी है, लाउड कराई आपको देखने को मिलेगा, साइनोसिस और टंग की बाइटिंग है। क्लोनिक फेज़ में क्या होता है, सुपर इम्पोज्ड रिलैक्सेशन है। और पोस्ट इक्टल फेज़ में क्या होता है, मस्कुलर फ्लैसिडिटी देखने को मिलती होती है, ठीक है। एब्सेंट सीज़र के अंदर क्या होता है कि इसमें ओके, तो इसमें हिस्ट्री उसकी नहीं होती कॉन्शियसनेस वाला, और जर्की मूवमेंट होती है। स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर मल्टीपल एपिसोड्स होती है फिट्स की विदाउट रीगेनिंग कॉन्शियसनेस इन द शॉर्ट ड्यूरेशन। तो यहाँ पे नोट कर लेना। ओके, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। बाकी सेरिब्रल पाल्सी भी इसके अंदर आ जाता है। इस चैप्टर के अंदर सेरिब्रल पाल्सी में फ्लॉपी हाइपरटोनिक बेबी होता है, अप टू द 6 मंथ्स है। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस परसिस्ट कर जाते हैं। ओके, तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं, रूटिंग होता है, ओके, मोरो रिफ्लेक्स होता है। ओके, तो इसके अलावा और क्या होता है, एडक्टर स्पाज़म होता है जिसकी वजह से लेग्स क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। गेट की सीजनिंग होती है, एक्सैजरेटेड डीप रिफ्लेक्सेस होते हैं, मैक्रोकेफेली होती है, और स्पास्टिक गेट होता है। ठीक हो गया, तो ये आपने पॉइंट्स वगैरह नोट कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या-क्या चीज़ आपने दे पढ़नी है। तो कार्डियोवैस्कुलर के अंदर आपने टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट वगैरह आ जाएगा। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर आपने पैरोक्सिमल हाइपरसाइनोटिक अटैक और टेट्रोलॉजी, जिसको हाइपोक्सिक ब्लू या टेट्स वाले कहते हैं। इसमें हाइपरहिप्निया या टेकिप्निया होता है, रेस्टलेस चाइल्ड होता है, साइनोसिस बढ़ रही होती है, गैस्पिंग रेस्पिरेशन है, सिनकोपी है, और जो एपिसोड होती है सुबह के वक्त होती है जब वो जागता है या फिर क्राइम की वजह से होती है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर सेंट्रल साइनोसिस होता है, स्क्वाट एपिसोड करता होता है, एक्सर्शनल डिस्निया होता है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होता है, क्लबिंग होती है। पॉलीसाइथीमिया के साइन आपको देखने को मिलेगा पाम और कंजक्टिवा पर। एस2 सिंगल होती है। पल्मोनरी कंपोनेंट लॉस्ट हो जाता है। इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर अपर एंड मिडल लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर के अंदर आपको देखने को मिलता है, और बूट शेप हार्ट होगा एक्सरे के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आप देख लो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अगर छोटा पीडी है तो कोई एसिम्प्टोमेटिक होता है, लार्ज है तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कार्डिक फेलियर हो जाएगा 6 से लेकर 8 हफ्ते के ऊपर। डिस्निया चेस्ट के इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। लार्ज वॉल्यूम बाउंडिंग पल्स होती है, पल्स प्रेशर बढ़ जाता होता है। प्रोमिनेंट कैरोटिड पल्सेशन होती है, मरमर होता है, P2 एप्रिशिएट नहीं हो पाती। साइंस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलती है लाइक वीएसटी के अंदर। मरमर इसमें क्या होगा, कंटिन्यूस मरमर होता है लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस का, या फिर लार्ज पीडीए के अंदर मिड डायस्टोलिक मर्मर भी हो सकता है माइट्रल एरिया में। आपने उसका नाम बताना है। इसका नाम कैरिको मर्मर कह सकते हैं, ये आपने कमेंट्स में बताना है। इसके बाद आ जाओ वीएसटी के अंदर। आपका छोटा वीएसटी है तो एसिम्प्टोमेटिक होगा, अगर बड़ा है तो फीडिंग डिफिकल्टी होगी, क्योंकि बच्चे ने एक ही काम करना, वो फीड है। तो इसके अलावा सक रेस्ट सक साइकिल होगी, ठीक है, यानी सक करेगा फिर थक जाएगा फिर दोबारा सक करेगा, ये साइकिल चलती रहती है। दिस इज कॉल्ड डिस्नी ऑन एक्सर्शन है। रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गए। इसके बाद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ओके, तो इसमें ब्रेथलेसनेस होती है, फीडिंग डिफिकल्टी है, स्वेटिंग ओवर द फोरहेड है। फेलियर टू गेन वेट, आज आपने बात नोट कर लेनी है। वीएसटी में जेबीपी ज़्यादा होगी, हेपेटोमेगाली होगा, एडीमा आपको देखने को मिलेगा हार्ट फेलियर की वजह से। प्रीकार्डियल एक्टिविटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। कार्डियोमेगाली है जिसमें एपेक्स शिफ्ट हो जाती है। P2 आपको लाउड देखने को मिलती होती है। पैनसिस्टोलिक मर्मर ऑफ लेफ्ट लोअर पैरास्टर्नल एरिया, ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर एरिया के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट ईएसटी है। ईएसटी के अंदर क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होती है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है। अब इसमें वाइट फिक्स स्प्लिटिंग हो सकती है S2 की, ठीक है, S2 P2 वाले कंपोनेंट की। इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होगा। इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर तो एक हमने उसमें पढ़ा था, कहने का मतलब टेट्रोलॉजी और फैलेट में पढ़ा था, तो उसमें वो कहाँ पे था, अपर एंड मिडल लेफ्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट थर्ड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर होगा। ओके, माइट्रल स्टेनोसिस है। माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है, एपिकल मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है। S1 लाउड होती है, पाल्पेबल P2 होता है, लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव होता है, यानी राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है। इसके बाद एक्यूट रोमैटिक फीवर, तो उसमें जॉन्स क्राइटेरिया होते हैं। जॉन्स क्राइटेरिया में मेजर और माइनर आ जाते हैं। माइनर में फीवर, आर्थरालजी है, प्रीवियस न्यूमेटिक हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है, हाई ESR, CRP और प्रोलॉन्ग PR इंटरवल आ जाएगा। ओके, और एक्यूट रोमैटिक फीवर लीडिंग टू माइट्रल रिगर्जिटेशन, तो इस केस में क्या होगा, इसमें आपको पैन सिस्टोलिक मर्मर देखने को मिलेगा एपेक्स के ऊपर। अगर एपेक्स के ऊपर मिड डायस्टोलिक मर्मर हो तो वो आपका माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से होता है, और अगर ये आ जाए तो फिर एक्यूट रोमैटिक फीवर, जिसकी वजह से माइट्रल रिगर्जिटेशन वगैरह हो गई है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर क्या होता है, आपने ड्यूक्स क्राइटेरिया को देखना होता है। ड्यूक्स क्राइटेरिया के अंदर आपके मेजर के अंदर पॉजिटिव ब्लड कल्चर और एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। माइनर क्राइटेरिया के अंदर आपको प्री डिस्पोजिंग वैल्वुलर और कार्डिक एब्नॉर्मेलिटी देखने को मिल सकती है। इंट्रावीनस ड्रग मिसयूज या पैरेक्सिया वाला। इसके बाद नेक्स्ट है एम्बोलिक या वेस्कुलाइटिस फिनोमिना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको इकोकार्डियोग्राम की फाइंडिंग होती है। इम्यूनोलॉजिकल और वास्कुलर फिनोमिना, तो इसमें स्प्लिंटर हेमरेज, ऑस्लर नोड, चैनवेलियन
रेटिनल इंफाक्शन, लो स्पॉट, माइक्रोस्कोपिक इमेचुरी या हार्ट मर्मर्स आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये हो गया। इसके बाद मायोकार्डाइटिस है। मायोकार्डाइटिस में सीवियस कोलैप्स होता है, टैकीकार्डिया, मफल्ड हार्ट साउंड होती है, साइंस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होते हैं। ओके, क्लियर? ओके, तो इसके बाद जीआईटी वाली डिजीज़ है, तो जीआईटी के अंदर आपका क्रॉनिक डायरिया आपका आ गया है। ओके, तो क्रॉनिक डायरिया, लैक्टोज इंटॉलरेंस है। लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर क्या होता है, डायरिया वीनिंग से पहले स्टार्ट होता है, वाटरी और फ्रॉथी होता है, सोर स्मेलिंग होता है। ओके, क्योंकि इसमें शुगर आ रही है, खट्टी शुगर आ रही है। फ्लैटुलेंस, एब्डोमिनल पेन होता है। ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर पीएच एसिडिक होती है और रिड्यूसिंग सब्सटेंस होगा। सिलियक डिजीज़ के अंदर होता है कि डायरिया वीनिंग के बाद स्टार्ट होता है, उसमें डायरिया वीनिंग से पहले होता है। इसमें आयरन और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, मैल एब्जॉर्प्शन सिम्पटम आपको देखने को मिलती है, प्यूबर्टी डिले और शॉर्ट स्टेचर होता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस वाले में। इतनी पहले विल्सन डिजीज़ पढ़ लेते हैं। विल्सन में क्या होगा, कोरिया होता है, हैंड राइटिंग खराब होना शुरू हो जाती है, केस ऑफ फ्लैशरिंग होती है आइज़ के ऊपर, हेपेटिक प्रॉब्लम होती है। क्लियर? इन चाइल्डहुड हेपेटाइटिस, सिरोसिस, फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर, ये सब वगैरह हो सकता है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये हो गया है। इसके बाद रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर आपका लाइक रेस्पिरेटरी के अंदर कौन-कौन सी डिजीज़ है? ओके, हमने नेफ्रोलॉजी, अच्छा रेस्पिरेटरी में सबसे पहला क्रूप है, क्रूप एक्यूट लैरिंजोट्रैकियोब्रोंकाइटिस, बार्किंग कफ होती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, हाई पिच इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और रेस्पिरेटरी फेलियर आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है ब्रोंकियोलाइटिस। तो ब्रोंकियोलाइटिस के अंदर क्या होता है, ब्रोंकियोलाइटिस के अंदर आपका लाइक ब्रोंकियोलाइटिस के अंदर क्या होता है, ब्रोंकियोलाइटिस के अंदर कॉमन कोल्ड होता है। ओके, इसके अलावा फास्ट ब्रीदिंग होती है, टेकिपनिया होता है, वीजिंग और वार्सनिंग कफ आपको देखने को मिल सकती है। निमोनिया, निमोनिया में क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, हाई ग्रेड शिवरिंग होगा, प्लूरेटिक चेस्ट पेन एंड डिस्निया आपको देखने को मिलेगा, इंटरकोस्टल रिसेशन देखने को मिलेगी, ब्रोंकियल ब्रीदिंग, डल परकशन नोट आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट एस्थमा वाला टॉपिक है। एस्थमा में बायलैटरल वीजिंग होती है, सीवियर डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ड्राई कफ होती है, चेस्ट टाइटनेस होती है, सेंट्रल साइनोसिस है, पल्सस पैराडॉक्सिकस ये आपको देखने को मिल सकता है, वेसिकुलर ब्रीदिंग आपको देखने को मिल सकती होती है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये हमारे यूक्यूज वगैरह कवर हो गया। बाकी सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर आपको ट्राइड मिलता है, रिकरेंट क्रॉनिक लंग डिजीज का, मैल एब्जॉर्प्शन का और हाई स्वेट क्लोराइड अलोंग विद फेलियर टू थ्राइव। ओके, क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। इसके बाद ये टॉपिक्स देख लो आप। इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर एक्यूट डायरिया, पोलियो, पेर्ट्यूसिस, टेटनस, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू कॉमन है। इम्यूनाइजेशन में वैक्सीनेशन, स्केजुअल, बीसीजी, पोलियो, डिप्थीरिया, टेटनस, पेर्ट्यूसिस है, मीजल्स इम्यूनाइजेशन, हेपेटाइटिस भी है। सोशल प्रिवेंटिव के अंदर आईएमएनसीआई आ जाएगा। न्यूट्रिशन में मेल न्यूट्रिशन है, एक्यूटली इल में फॉरेन बॉडी इनहेलेशन और चॉकिंग है, और न्यूनाटोलॉजी के अंदर रिससिटेशन, सेप्सिस, सीजर, जॉन्डस और मैक्रोसोमी आ जाएगा। क्लियर?